एवरीवन, वेलकम टू स्टडीपीडिया। हम लोगों ने अपना पार्ट 1 कर लिया था, तो ये पार्ट 2 है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर, ये हम लोगों ने कर लिया था इतना। द पीजेंट से बॉयज भी कंप्लीट हो गया था, रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स भी हो गया था, हम लोगों ने पूरा रीड करा था। तो हम लोग को शुरू करना है द रिबेलियन स्प्रेड्स। तो हम लोग को द रिबेलियन स्प्रेड्स हम लोग को शुरू करना है। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ, आफ्टर द ब्रिटिश वर routed फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक. इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रैवल, देन स्पॉट ऑफ म्यूटनी बिगिंस. तो फिर यहाँ पे द रिबेलियन स्प्रेड मतलब कि रिबेलियन पूरा यहाँ पे स्प्रेड ही हो रहा था. फिर क्या हुआ, द रिजमेंट आफ्टर रिजमेंट मीटिंग एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ. तो रेजिमेंट्स के बाद विद्रोह हो रहा था हर जगह, ऐसे कि मेन्स में दिल्ली में हो रहा था, कानपुर में और लखनऊ में हो रहा था. आफ्टर दैम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन द रिबेलियन एंड रेल्ड अराउंड लोकल लीडर्स, जमींदार एंड चीफ्स हु वर प्रिपेयर्ड टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश. तो फिर इसके बाद क्या हुआ, जो पीपल थे जो कि टाउन्स के, और जो विलेजर्स थे वो भी मतलब कि रिबेलियन में शामिल हो गए, जो कि लोकल लीडर्स के मतलब कि उनके नीचे, और ज़मींदार और जो चीफ्स थे वो भी मतलब कि प्रिपेयर हो गए ब्रिटिश अथॉरिटी से फाइट करने के लिए. तो फिर जो नाना साहब जो कि अडॉप्टेड सन थे, बाजीराव पेशवा के अडॉप्टेड सन थे, जो कि कानपुर में रहते थे, गैदर आर्म्ड फोर्सेस एंड एक्सपेल द ब्रिटिश garrison फ्रॉम द सिटी. तो फिर उन्होंने क्या करा, जो कि नाना साहब थे वो के अडॉप्टेड सन थे बाजीराव पेशवा के, जो कानपुर में रहते थे. तो फिर उन्होंने अपने फोर्सेस मतलब कि फोर्सेस इकट्ठा करी और ब्रिटिशर्स के मतलब कि फाइट करने के लिए उन्होंने उसी सिटी में इकट्ठा करें फोर्सेस, उन्होंने ब्रिटिशर्स से फाइट करने के लिए. फिर ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा. ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर. तो उन्होंने अपना डिक्लेयर करा कि वो मतलब कि पेशवा हैं. उन्होंने बताया कि वो पेशवा हैं, और उन्होंने डिक्लेयर करा कि जो कि वो एम्परर हैं, गवर्नर हैं, एम्परर हैं. ही डिक्लेयर दैट ही वाज अ गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर. तो उन्होंने डिक्लेयर करा कि वो गवर्नर हैं बहादुर शाह जफर के अंडर में. इन लखनऊ ब्रिजेस कादिर, द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब. अब लखनऊ में जो ब्रिजेस कादिर थे, जो कि सन थे वाजिद अली शाह के, वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब. तो फिर उनको मतलब कि नवाब बना दिया गया लखनऊ का. ही टू एक्नॉलेज द suzerainty of Bahadur Shah Zafar. His mother, Begum Hazrat Mahal, took an active part in organizing an uprising against the British. क्योंकि उनकी मदर थी, तो फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने निभाया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel spoils and fought the British along with तात्या टोपे. जो और झांसी में थी जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने अपनी रेबल को ज्वाइन करा अपने सिपाही के साथ, और ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करी, तात्या टोपे के साथ करी थी उन्होंने. द जनरल ऑफ नाना साहब. तात्या टोपे कौन थे? द जनरल ऑफ नाना साहब थे. तो ये पूछा जा सकता है ये तात्या टोपे कौन थे, तो वो जनरल थे नाना साहब के. ये भी इम्पॉर्टेंट है. इन द मंडला रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश, Rani Avanti Bai Lohini of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of a state. तो मंडला में जो एक रीजन है मध्य प्रदेश का, तो उसमें जो रानी अवंती बाई थी रामगढ़ की, उन्होंने भी अपनी आर्मी बनाई, और 4,000 मतलब कि आर्मी थी उनकी 4,000. तो उन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट में उन्होंने लड़ा था. तो ये भी है, पूछा जा सकता है कि मंडला के रीजन से कौन आई थी मध्य प्रदेश से, जो कि रानी अवंती बाई थी. उन्होंने अपनी कितने आर्मी फोर्सेस लेके गई थी वो 4,000 लेके गए थी. द ब्रिटिश वर ग्रेटली
outnumbered by the rebel forces. They were defeated in a number of battles. तो फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो इतने ज़्यादा लोग आ गए थे, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई आ गई, यहाँ से बहुत से लोग आ गए थे, तो वो थोड़ी सी कम फोर्सेस उनकी हो गई ब्रिटिशर्स की। मतलब कि ब्रिटिशर्स की सपोज ये ब्रिटिशर्स की ये इतनी फोर्सेस हैं और ये हमारी फोर्सेस हैं जो विद्रोह कर रही हैं, तो मतलब हमारी फोर्सेस ज़्यादा थी क्योंकि सब लोग यहाँ से आके कानपुर से, लखनऊ से, दिल्ली से, झांसी से सब लोग आके तो ज़्यादा हमारे हो गए थे, उनकी कम हो गई थी। उन्होंने बहुत सारे बैटल्स में उनको हराया ब्रिटिशर्स को। दिस कन्वीनियंस द पीपल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड जॉइन द रिबेलियन। तो फिर उनको ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मतलब कि उन्होंने हर ब्रिटिश को हराने वाले, तो उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया था कि जो रिबेलियन है, रिबेलियन में हम लोग जीत सकते हैं, मतलब रिबेलियन हमारा हो सकता है। तो फिर और भी लोग आने लगे यहीं पर ही। फिर a situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular। फिर एक पॉपुलर रेबलियन मतलब विद्रोह फैला अवध के रीजन के पर्टिकुलर रीजन में। ऑन 6 अगस्त 1875 a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander in chief expressing the fear felt by the British। तो फिर क्या हुआ कि जो 6 अगस्त में ऑन 6 अगस्त 1857 में क्या हुआ, एक टेलीग्राम आया जो कि सेंड किसने करा था, लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने सेंड करा था, जो कि कमांडर चीफ थे। उन्होंने एक्सप्रेस करा अपना फियर, मतलब कि वो बहुत डरे हुए, तो उन्होंने एक्सप्रेस करा बाय द ब्रिटिश एक्सप्रेस करा, टेलीग्राम भेजा जो कि इसमें लिखा हुआ था, अब मैन आर कावर्ड बाय द नंबर्स अपोज्ड to them and the endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us। तो उन्होंने बोला कि जो सारे मैन हैं हमारे मतलब कि अपोनेंट बन गए, सारे वहाँ के विलेजेस अपोनेंट बन गए और बहुत सारी लड़ाई हो रही है, अनगिनत लड़ाई हो जा रही है यहाँ पर विलेजेस में, और ज़मींदार जो हमारे अपोनेंट में हैं। तो मतलब अपना बताए थे कि ये मतलब सोच रहे थे कि बहुत डर गए थे उन लोग कि सब लोग के एक साथ हो गए थे। तो फिर ये पोर्ट्रेट नाना साहेब हैं। Many few leaders came up, for example अहमद उल्ला शाह, a मौलवी फ्रॉम फैज़ाबाद। तो ये पूछा जाता है अहमद शाह कौन थे, मौलवी थे फ्रॉम फैज़ाबाद के। Professed that the rule of the British would come to an end soon। Professed क्या होता है, भविष्यवाणी। हाँ, तो अहमदुल्ला शाह ने जो कि मौलवी थे फैज़ाबाद, उन्होंने भविष्यवाणी करी कि जो ब्रिटिश का रूल है वो मतलब कि बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता है। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स। तो फिर उन्होंने क्या करा, मतलब कि इमेजिन करा कि जो पीपल हैं उनकी और जो फोर्सेस हैं जो ब्रिटिश के जो खिलाफ है वो मतलब कि he got the imagination of the people and raised a huge force of supporters। और उन्होंने भी मतलब कि अपनी बहुत बड़ी फोर्स बनाई और इन्होंने उस फोर्स को मतलब सपोर्ट में रखा। किसके लिए, किसके सपोर्ट में रखा उन्होंने हमारे सपोर्ट में रखा ताकि ब्रिटिशर्स से लड़ सकें। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश। इन दिल्ली a large number of Ghazis और religious warriors, Ghazis किसे बोलते हैं, religious warriors होते हैं, वही Ghazis और religious warriors came together to wipe out the white people। अब दिल्ली में क्या हुआ कि जो बहुत से लोग Ghazis मतलब religious warriors थे, तो वो मतलब बहुत आए। और white people यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे white people किसको बोला जा रहा है। भक्त खान, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ये सब ना एग्जाम्पल्स हैं जो सारे ये लोग दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स हैं ये मतलब क्या क्या हुआ, कैसे न्यू लीडर्स आए, उन्होंने कैसे कैसे अपना वो सब करा। तो भक्त खान थे और सोल्जर फ्रॉम बरेली। कहाँ के थे भक्त खान, बरेली के सोल्जर थे। टुक चेंज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली। उन्होंने टुक चार्ज ऑफ अ लार्ज, उन्होंने बहुत सारे फाइटर्स लेके आए, बहुत ज़्यादा बड़ी फोर्स लेके आए, मतलब कि दिल्ली में
फाइटर्स के लेके आए, बहुत बड़ी फोर्स। ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर, और वो क्या बन गए थे, की मिलिट्री लीडर बन गए थे ऑफ द रिबेलियन इन बिहार। ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह, और बिहार में कौन थे, ओल्ड जमींदार जो कि कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह, आपने उनका नाम सुना होगा। कुंवर सिंह हमारी 6th या 7th क्लास की बुक में लिखा हुआ था, 6th क्लास की बुक में हमारे हिंदी में लिखा हुआ था कुंवर सिंह के बारे में। जॉइन द रेबल इन बिहार एंड ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह जॉइन द रेबल सिपाहीज एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स। तो बिहार के जो जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने रेबल को ज्वाइन करा और अपने सिपाहीज के साथ उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ बहुत मंथ उन्होंने लड़ा। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइन द फाइट। कुल मिला के क्या था कि जो लीडर्स और जो फाइटर्स थे ना, वो मतलब हर जगह से आए फाइट को ज्वाइन करने के लिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ ज्वाइन करने के लिए ये लोग आए थे। द कंपनी फाइट्स बैक। अब क्या हुआ, जो कंपनी है, अब कंपनी को तो अपना भाई राज करना है। तो क्या हुआ, तो फिर जो कंपनी थी ना, अब वो भी अपना पूरा मतलब 10 तक कि वो भी पहले क्या करे, तो उसके कम पड़े थे सब लोग, यहाँ से सब तरह से मतलब कि वो सब मतलब वो कर रहे थे। तो लेकिन अब क्या हुआ, कंपनी ने ये, अब उसके बाद में क्या करा कंपनी ने, अनरव देखिए कुंवर सिंह है, अब पोर्ट्रेट ऑफ कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह है ये। Unnerved by the scale of the upper hill, the company decided to repress the revolt with all its might. It brought देखिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स, ये देखिए इस पिक्चर में लिख दिया हुआ है, ब्रिटिशर्स फोर्सेस attacked the rebels who had occupied the Red Fort on the right and Salimgarh fort in Delhi on the left। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सब फाइट कर रहे हैं रेड फोर्ट में, फिर सलीमगढ़ में फाइट कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हाँ, तो क्या था यहाँ पे, इन इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना मतलब कि रीइंफोर्समेंट तक सब कुछ हथियार वथियार इंग्लैंड से मंगवाए। पास न्यू लॉ सो दैट द रेबल्स कुड बी कन्वर्टेड विद ईज एंड देन मूव इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट। उन्होंने क्या करा कि अब न्यू लॉज हम कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लॉज है, ये लॉज पहले बना हुआ था, उसको सही कर देंगे लॉज को, और फिर बाद में शांति हो जाएगी, सब नाम से रहने लगेंगे, फिर वो चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबल फोर्सेस इन सेप्टेम्बर 1857। तो फिर क्या हुआ, जो दिल्ली थी ना, वो ब्रिटिश लोगों ने फिर से रिकैप्चर कर ली, कब, सितंबर 1857 में, ये इम्पॉर्टेंट है। द लास्ट मुगल एम्पर कौन थे, बहादुर शाह जफर, वॉज टायर्ड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। तो फिर क्या हुआ, जो लास्ट मुगल एम्पर थे उनको मतलब कि इम्प्रिजमेंट में, उनको मतलब कि जेल में रखा, मतलब कहीं और उनको बोल दिया कि आप अपनी जो पूरी लाइफ है आप कहीं और बताइए जाकर, यहाँ पे नहीं, इस इंडिया में नहीं बताया, यहाँ बताना आपको। ही एंड हिज वाइफ बेगम जिन्नत महल, वो उनकी वाइफ कौन थी, बेगम जिन्नत महल, वॉज सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1857। तो अक्टूबर 1857 में उनको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून जेल इन नवंबर 1862। और रंगून की जेल में वो मतलब बहादुर शाह जफर डेड हो गए थे, मर गए थे नवंबर 1862 में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बहादुर शाह जफर कब डाइड हुए थे, 1862 में डाइड हुए थे। तो यहाँ पे अब दिया हुआ है, द साइंस ट्रेन रीचेस दिल्ली। देखिए अब यहाँ पे लोग जा रहे हैं, ये सब लोग जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, देखिए लड़ने के लिए। The British forces initially found it difficult to break through the heavy fortification in Delhi. On 3 September 1857, reinforcements arrived. A 7-mile long siege train comprising cartloads of cannons and ammunition pulled by elephants. तो देखिए ये लोग जा रहे हैं, मतलब कि अपना मतलब कि पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तोप के गोले हैं, हाथी के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, घोड़े से घुड़सवारी करके सब कुछ, तलवार अलवार लेके सब लोग जा रहे हैं लड़ने के लिए। तो क्या हुआ, द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रेबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट। तो जो रिकैप्चर, तो दिल्ली का जो रिकैप्चर हुआ था, इसका मतलब ये नहीं था कि
रिबेलियन ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं था। पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। पीपल पहले उन्होंने दिल्ली कैप्चर कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन पीपल अपना बैटल लड़ते रहे ब्रिटिश से, अपनी कोशिश पूरी करते रहे। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ ऑपरेशन। अब ब्रिटिश को क्या करना था कि उनको 2 साल तक लड़ना था। ये जो मैसिव इतनी बड़ा जो विद्रोह हुआ था रिबेलियन का, तो उनको करना था। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। अब लखनऊ कब ले लिया गया था? 1858। ये भी रिकैप्चर हो गया था, इम्पॉर्टेंट है ये भी रिकैप्चर हो गया था 1850 मार्च 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। अब रानी लक्ष्मीबाई भी 1858 में देखिए हैं, सेम मार्च देखिए, जैसे ये भी 1858 है, ये भी 1858 है। लखनऊ में ये कैप्चर हुआ था, उस दिन रानी लक्ष्मीबाई भी उनकी डेथ हुई थी। लेकिन क्या हुआ है, ये हम मार्च में, इस जून में, तो इसे ध्यान रखिएगा। अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई। ऐसी रानी अवंतीबाई के साथ भी ऐसे कुछ सिमिलर हुआ। हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेरी, लेकिन उनको खेरी में उनको विक्ट्री मिली थी। चूज़ टू एम्ब्रेस टेलीफेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड्स। जो कि ऐसे कि अगर खेरी यहाँ पे है, जैसे कि खेरी है ये, और यहाँ पे ब्रिटिश का पूरा मतलब कि सराउंडेड है, यहाँ ब्रिटिश का पूरा है, तो फिर वही समझ लीजिए ब्रिटिश का ही। तो फिर क्लोज टू तांते टोपे एस्केप्ड टू द जंगल्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया। जो तांते टोपे थे वो मतलब कि जंगल में चले गए थे सेंट्रल इंडिया के, एंड कंटिन्यू टू फाइट गुरिल्ला वॉर। उन्होंने फाइट का वो वहीं से फाइट अपनी कंटिन्यू करी थी, हो गई थी गुरिल्ला वॉर उनको मतलब थी फाइट का, विद द सपोर्ट ऑफ मेन ट्राइबल एंड पीजन लीडर। जो कि सपोर्ट उनको मिला था बहुत से ट्राइबल्स का मिला था, पीजन लीडर्स का मिला था। ही वॉज कैप्चर्ड, ट्राइड एंड किल्ड इन 1857। तो ताते जो टोपे थे वो मतलब जंगल में चले गए, जंगल में वो सेंट्रल इंडिया में चले गए थे, क्योंकि उन्होंने गुरिल्ला वॉर वहाँ से करी थी, कंटिन्यू करी थी अपनी वॉर। और बहुत से ट्राइबल और पीजन लीडर्स के सपोर्ट उनको मिला था। फिर क्या हुआ, ही कैप्चर, ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। अब 1859 में उनको भी मार दिया गया था। ये देखिए, ये पोस्टर स्टैम्प है, ताते टोपी की फ़ोटो है ये। Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertions. अब क्या हुआ, जब विक्ट्री हो गई थी ब्रिटिशर्स की ना, तो फिर रिबेलियन को वो सोचा कि ये रिबेलियन किसने एनकरेज करा है, रिबेलियन के मतलब कि रिबेलियन किस लिए हुआ था। जो मतलब कि जो कार्ट्रिजेस थी, जूनियर कार्ट्रिजेस थी, उनके ऊपर एक हुक टाइप का लगा हुआ था, जो कि उसको मतलब कि जो सैनिक होते थे ना, उनको मतलब कि इसको अपने मुंह से मतलब कि तोड़कर तब उनको करना होता था। जैसे वो समझ लीजिए ग्रेन नहीं होता है, उनको मुंह से तोड़ के करना होता था। लेकिन क्या हो गया कि जो कार्ट्रिजेस थी उसमें मतलब कि अफवाह फैल गई कि इसमें काऊ और शीप नहीं, काऊ और इसमें काऊ और उसका वो पिग, हाँ काऊ और भूल गई थी मैं, उसमें काऊ और पिग का मतलब कि कोटेड हुआ उसके ऊपर फ्लैश, उसका कोटेड हुआ। तो फिर हिंदू तो आपको पता ही, हिंदू लोग तो काऊ का मतलब वर्शिप करते थे, मुस्लिम्स लोग भी काऊ का वो नहीं कर पिग का नहीं करते थे। तो फिर ये सबसे बड़ा विद्रोह था 1859 का। तो फिर अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा विद्रोह क्या है 1859 का, तो फिर ये है जो मैंने आपको बताया, जो कार्ट्रिजेस थी और मैं ये सस्पेक्ट हुआ था कि काऊ और पिग का फ्लैश कोटेड हुआ हो उसके ऊपर। तो फिर ये आपको लिखना होगा। 1859 सबसे बड़ा यही विद्रोह हुआ था, ठीक है। द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेस एंकरेज डिसीजन। तो फिर इसमें क्या ब्रिटिश होते हैं कि अब जो रिबेलियन हुआ है वो किसने ये रिबेलियन करवाया है, मतलब कि किसने रिबेलियन करवाया, मतलब कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, कहाँ से पूरा स्टार्ट हुआ है। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। अब ब्रिटिश को देखो, ब्रिटिश को तो करना ही पड़ेगा लॉयल्टी उनको जीतने के लिए। जो पीपल थे उनके मतलब कि अपना फिर से पीपल्स लोगों को अपना पूरा अंडर में करने के लिए उनको तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके बात में तो सुनेंगे नहीं। तो उन्होंने उनको ये सब करना पड़ा ताकि वो उनके ऊपर अच्छे से फिर से उनको रूल कर सकें। तो फिर क्या हुआ, दे अनाउंस रिवॉर्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स। अब देखो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने
रिवॉर्ड मतलब कि उन्होंने कहा जो लॉयल लैंड ओनर्स थे वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर दियर लैंड्स। अब जो लॉयल लैंड होल्डर्स थे मतलब कि जिन्होंने मतलब विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे वो उनके लिए लॉयल थे, ठीक है, जो मतलब विद्रोह में शामिल हुए थे वो उनके लिए लॉयल थे, तो उनको उन्होंने रिवॉर्ड दिए कि आप ये लीजिए और उनको मतलब इन्जॉय करने के लिए, हाँ आप इन्जॉय कर सकते हैं, आप जो ट्रेडिशनल राइट है वो आप कर सकते हैं, जो कि उनके खुद कहीं हैं तो वही कर सकते हैं। दोज हु हैड रिबेल्ड वर टोल्ड that if they submitted to the British and if they had not killed any white people, those who had rebelled were told, जिन्होंने रिबेल करा था उनको मतलब अपने ब्रिटिशर्स के अंदर, एंड जिन्होंने रिबेल करा था, विद्रोह करा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ और लोगों को, वाइट पीपल जो कि ब्रिटिशर्स को मारा था, they would remain safe and their rights and claims to land would not be denied. एक मिनट, those who had rebelled were told if they submitted to the British। हाँ, तो फिर अगर वो अपने बता कि ब्रिटिश को मतलब ठीक है, हम अपनी गलती मानते हैं, ब्रिटिश को अपना पूरा सबमिटेड कर देंगे, अपना को सबमिट कर देंगे, तब वो क्या वो करेंगे, ठीक है हम आपको आपके राइट्स देंगे, आपके क्लेम्स देंगे और आपको सेफ, आप तक सेफ रहेंगे। Nevertheless, hundreds of sepoys, rebels, nawabs and rajas were tried and hanged। और हंड्रेड्स ऑफ सिपाहीज रिबेल्स मतलब कि जो रिबेल्स उन्होंने करा था, नवाब मतलब कि नवाब जो राजा हो गए उन सबको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ब्रिटिश ट्रूप्स, अब ये है ब्रिटिश ट्रूप्स ब्लॉब कश्मीर गेट टू एंटर दिल्ली। कश्मीर गेट है, ये ब्रिटिश ट्रूप से जा रहे हैं कश्मीर गेट में अंदर मतलब कि जा रहे हैं लड़ाई वो करने के लिए। अब आफ्टर मैथ क्या हुआ, मतलब इन सब के कंक्लूजन के बाद तो फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट पास न्यू एक्ट 1858, तो फिर इन्होंने एक पास करा न्यू एक्ट 1858 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो पावर थी वो अब क्राउन के पास ले, क्राउन मतलब कि जो रानी थी वहाँ की इंग्लैंड की उसके पास चली जाएगी, उसके पास मतलब पूरी पावर होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बीच के जो भी ट्रैवलर जो भी हैं मीडियम्स वो सब नहीं रहेंगे, सिर्फ डायरेक्ट क्वीन होगी। अब मेंबर ऑफ ब्रिटिश, फिर क्या हुआ, फिर जो एक मतलब कि ब्रिटिश का एक मेंबर मतलब कि होगा कैबिनेट से। कैबिनेट अब क्या होता है, सपोज जैसे कि हमारा पूरा इंडिया है, ठीक है, और ये पीएम है, ठीक, तो फिर पीएम के नीचे पीएम से प्राइम मिनिस्टर, तो उनके नीचे हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और हेल्थ केयर होते हैं और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, तो उनके नीचे भी कौन बहुत से होते हैं, मंत्री हो गए और जो भी छोटे हैं, तो इन सबकी पूरी कैबिनेट होती है, मतलब कि एक जगह इकट्ठा होते हैं और जो ये मतलब हो रहा है कि स्टेट में ये विकास करना है और यहाँ पे ये करना है, ये वो जो भी है मतलब ये सब बातचीत करते हैं, वहीं पे बैठ के डिस्कस करते हैं, तो इसका पूरा इन पूरे की पूरे उसको बोलते हैं हम कैबिनेट, तो कैबिनेट उनको बोलते हैं। फिर क्या हो, फिर जो कैबिनेट उनमें से एक सेक्रेटरी होगी जो कि स्टेट फॉर इंडिया के लिए मतलब कि होगी, जो कि मतलब कि पूरा देखेगी कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब कि सबको संभालेगी, तो फिर उसको नाम दिया गया था इंडिया काउंसिल, मतलब कि नाम दिया गया था। और जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो उनको टाइटल दिया गया वाइसरॉय। फिर डैट इज़ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, जो कि मतलब जो वाइसरॉय है ना, तो वो सिर्फ क्वीन के मतलब बस वही सब संपर्क कर पाएगा, अगर नथु गया नहीं संपर्क कर पाएगा। तो फिर थ्रू द मेजर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। तो फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो फिर ये तक करा कि रूलिंग इंडिया में ऐसे ऐसे होगा। तो कुल मिला के इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या एक एक्ट पास करा था, आपको बता रही हूँ शॉर्ट में, 1858 में ब्रिटिश ने एक्ट पास करा था कि जो कंपनी होगी ईस्ट इंडिया कंपनी वो मतलब कि नहीं संभालेगी, पावर उसके पास नहीं होगी ब्रिटिश पावर, तो ब्रिटिश पावर सिर्फ क्वीन के पास होगी जो कि क्राउन है, क्राउन, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्राउन बोला गया है, ब्रिटिश क्राउन, तो सिर्फ उनके पास ही होगी और किसी के पास नहीं होगी। और जो भी संपर्क करना है और संपर्क नहीं, और जो सेक्रेटरी है कैबिनेट की, ब्रिटिश कैबिनेट की जो सेक्रेटरी है वो इंडिया के लिए स्टेट फॉर इंडिया है, वो जो भी रिस्पॉन्सिबल करेगी, मतलब जो भी मैटर्स हो रहे हैं इंडिया में और जो भी मतलब कि वो देखेगी क्या क्या हो रहा है। और जो काउंसिल होगा उसको वही काउंसिल उसको इंडिया काउंसिल बोलेंगे, और जो गवर्नर जनरल इंडिया के उसको वाइसरॉय बोलेंगे।
जो कि सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के मतलब कि करीब में होंगे, उनसे मतलब सिर्फ बात कर पाएंगे, और कोई ऐसा ही लोग नहीं बात कर पाएंगे, सिर्फ वही मतलब बात करेंगे। तो फिर ये था। अब ये देखिए यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर द रिबेल नियर कानपुर। नोटिस द वे द आर्टिस्ट शोज द ब्रिटिश सोल्जर्स विलियंटली एडवाइसिंग ऑन द रिबेल फोर्सेस। तो फिर इसमें तो फिर यहाँ क्या हुआ है कि जो इसमें बोला जा रहा है कि जो ये देखिए ये ब्रिटिश है और ये सब इंडिया के लोग हैं, ये सब है ना। तो जो ब्रिटिश है वो कैसे मतलब डर रहा है कि हमारा क्या करेंगे ये लोग। तो वही द सेकेंड पॉइंट है, all the ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future. They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs, including adopted sons. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British Crown. तो फिर इसका क्या हुआ, इसमें जो इसमें मतलब बताया गया है, जो रूलिंग चीफ्स हैं मतलब कि जो रूल करते थे, राजा वाजा हो जो भी किंगडम अपना रूल करते थे, तो वो अपना मतलब उनका फ्यूचर मतलब कि उनका जो टेरिटरी है वो मतलब कि एनेक्स नहीं होगी, कोई छीनेगा नहीं, मतलब कि छीन नहीं जाएगी। और मतलब ऐसे कि था ना कि जो इसमें लिखा है दे वर अलाउड टू पास ऑन दियर किंगडम्स, मतलब कि जो किंगडम है राजा के बाद उसका मतलब करा गया था, राजा बाद बस उसका बेटा है, सिर्फ बेटा ही मतलब बेटा ही सब कुछ करेगा उसके बाद। तो इसमें बोला गया अगर बेटा नहीं है जो अडॉप्टेड सन है वो भी कर सकता है। फिर क्या करा जो करा गया, लेकिन मतलब कि ब्रिटिश क्वीन को मतलब कि बताना है, मतलब कि उसके एक्नॉलेजमेंट करना, ये नहीं कि हो गया तुम ऐसे कर रहे हो, कुछ मतलब कि बता कर करना है। दस मतलब कि ये था कि अडॉप्टेड सन भी तुम लोग कर सकते हो। दस द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड द किंगडम और सबऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उनको मतलब बताना है, ठीक है। अब थर्ड में क्या है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज्ड। तो फिर क्या हुआ कि जो आर्मी है, ठीक है, तो जो आर्मी है ना, जो पहले क्या करते थे ये लोग कि जो सपोज ये आर्मी है, ठीक है, तो फिर इसमें एक मिनट आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ। ये देखें, ये सपोज ये पूरा आर्मी का है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होते थे ना कि आधे से ज़्यादा तो वो ले लेते थे ये लोग, आधे से ज़्यादा ये इंडियन सोल्जर्स हैं और ये यूरोपियन है, और यूरोपियन को अच्छा ट्रीट करते थे और इंडियन को अच्छा ट्रीट नहीं करते थे। तो फिर ऐसे ही होता था। तो फिर इसमें बोला गया कि ऐसा नहीं होगा कि जो आर्मी में मतलब कि इंडियन सोल्जर्स कम होंगे और यूरोपियन सोल्जर्स की मात्रा बढ़ा दी जाएगी। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द गोरखा, सिख्स एंड पठान्स। तो फिर क्या हुआ, जो कि ज़्यादा ये लोग सोल्जर्स कहाँ से लेते थे, अवध से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, तो यहाँ से लोग ज़्यादा बहुत लेते थे सोल्जर्स, लेकिन हम वो बोल रहे हैं कि हम लोग मतलब कि वहाँ ज़्यादा नहीं लेंगे, गोरखा, सिख्स और पठान से भी हम लोग सोल्जर्स लेंगे। तो ये हुआ। फिर द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वॉज कन्फिस्केटेड ऑन लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। तो क्या हुआ, इनको मतलब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये ब्रिटिशर्स की नहीं, मुस्लिम्स की वजह से हुआ है ये मतलब पूरा रिबेलियन। तो फिर उनको मतलब कि अच्छे से मतलब ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब कि बड़ी मात्रा में मतलब कि कुल मिला के वो लोग उनको मतलब कि सस्पिशन और हॉस्टिलिटी अपने शत्रु के रूप से देखेंगे। हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता, ठीक है, हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे। तो ब्रिटिश मतलब उनका मानना था कि जो मुस्लिम्स हैं वो उनका बहुत बड़ा हाथ है विद्रोह में, तो इसलिए वो उनको मतलब शत्रुता के भाव से देखते थे। अब ये फिफ्थ, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। तो फिर ब्रिटिश ने मतलब कि कहा ठीक है, आप अपना रिलीजियस कस्टम्स हैं और जो भी सोशल प्रैक्टिस करते हैं इंडिया के जो लोग हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गेव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर द लैंड्स। अब पॉलिसीज़ ये भी बनी कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं और ज़मींदार्स हैं
उनको मतलब सिक्योरिटी दी जाएगी, जो कि उनकी लैंड के लिए सिक्योरिटी दी जाएगी। दस अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगन आफ्टर 1857। तो ये आफ्टर 1857 में ये हुआ। तो फिर यहाँ पे देखिए मैप दिया हुआ है, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैप है, ये आपको तो मतलब ये मतलब बहुत मेन है, इसमें मतलब कि एग्ज़ाम मतलब पक्का 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 आएगा, ये बहुत ज़्यादा मेन है। तो फिर देखिए यहाँ पे लिखा हो मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट, जो रेड से मार्क कर रहे हैं ना वो मेन सेंटर से रिवॉल्ट के, और जो ब्लैक से ब्लैक ट्रायंगल्स में अदर सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट, जो रेड थे वो मेन वहाँ पे हुए थे। तो देखिए मेन कहाँ पे हुआ था, झांसी में हुआ था मेन, दिल्ली में हुआ था, मेरठ में, बरेली, लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद, यहाँ पे हुआ था। तो फिर एग्ज़ाम में आ सकता है कि कहाँ पे मेन हुआ था, कहाँ पे मेन मतलब कि हुआ था वही रिबिलियन। तो फिर आप लिख सकते हैं, अगर उसमें आपको पूरा वैसे याद के लिए पूरा ही सही रहेगा, ऐसे कि तो पूरा आपको नहीं याद हो पाया तो इतना कम से कम याद कर लीजिए कि दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर, झांसी में, इन सब में हुआ था। इन चार जगह याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और जो ब्लैक से हैं वो सब मतलब कि हुए थे लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे, लेकिन इन सब जो रेड है इन सब में ज़्यादा पॉपुलर हुआ थे। फिर द खुर्दा प्रेजेंट केस स्टडी, ये ऐसी है। हाँ, फॉर अ हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस। तो फिर यहाँ पे क्या है, टाइपिंग आर्मी मीटिंग दियर लीडर। देखिए फिर ये लीडर है इनका, तो ये मतलब कि लीडर से मिल रहे हैं अपने। तो क्या है, फॉर हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस, मतलब कि एक अच्छे से राज्य के लिए ये ऐसा हुआ था। क्या हुआ था देखते हैं। वाइल द रिवॉल्ट वॉज स्प्रेडिंग इन इंडिया 1857, जब मतलब कि रिवोल्ट हो रहा था 1857 इंडिया में, मैसिव पॉपुलर अपराइजिंग वॉज रेज्ड इन द साउथ पार्ट्स ऑफ चाइना। अब मैसिव मतलब कि वहाँ भी कुछ होने वाला था, चाइना में हो रहा था। It had started in 1850 and could be suppressed only by the mid 1860s। तो फिर 1850 में शुरू हुआ था और 1860s में के बीच में ही ख़त्म हो गया था, मतलब कि सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया था। Thousands of laboring poor people were led by Hong Zhangquan to fight for the establishment for the heavenly kingdoms of great peace। तो फिर क्या हुआ, thousands जो लेबर पीपल थे, पुअर जो कि गरीब थे, उनके जो लेड कर रहे थे होंग ज़ैंगक्वान, तो फिर उनके मतलब कि फ़ाइट कर रहे थे, किस लिए फ़ाइट कर रहे थे, हेवनली की ग्रेट किंगडम के लिए, मतलब अच्छा किंगडम जहाँ पे शांति हो। तो फिर दिस वाज नोन एज द टाइपिंग रेबेलियन, जो कि टाइपिंग रेबेलियन को उसको कहा गया था। होंग ज़ैंगक्वान वाज अ कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। जो होंग ज़ैंगक्वान थे मतलब कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, एंड वाज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिस इन चाइना सच एज कन्फ्यूशनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो फिर मतलब वो मतलब कि अगेंस्ट मतलब कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे होंग ज़ैंगक्वान। तो फिर वो मतलब अगेंस्ट से ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे, जैसे कि चाइना में होता था कन्फ्यूशियनिज्म और बुद्धिज्म, और जो कन्फ्यूशनिज्म था और बुद्धिज्म। द रिबेल्स ऑफ टाइपिंग wanted to establish a kingdom where a form of Christianity was practiced, where no one held any private property, where there was no difference between social classes and between men and women, where consumption of opium, tobacco, alcohol, and activities like gambling and prostitution and slavery were prohibited। तो फिर क्या था ना कि जो उन्होंने मतलब करा कि जो किंगडम होगा वहाँ पे मतलब क्रिश्चियनिटी वहाँ पे होगी, मतलब कि क्रिश्चियनिटी मतलब कि क्रिश्चियनिटी धर्म होगा वहाँ पे, और जहाँ पे किसी का कोई प्राइवेट लैंड नहीं होगा, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, और किसी में डिफरेंस नहीं होगा कि ये सोशल क्लास में, ये फर्स्ट सोशल क्लास, सेकंड, थर्ड में डिफरेंस नहीं होगा, और मैन एंड वुमेन में कुछ नहीं होगा डिफरेंस, और कंजप्शन मतलब कि टबैको, अल्कोहल ये सब नहीं करना है, और ये स्लेवरी ये सब नहीं होगा, इसलिए कि ये सब को नहीं हो सकेगा। फिर द ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस operating in China helped the emperor of the Qing dynasty to put down the टाइपिंग रेबेलियन। जो ब्रिटिश थे और जो फ्रेंच आर्मी फोर्सेस थे, तो उन्होंने चाइना में हेल्प करी थी, जो कि एम्पर थे वहाँ तब के क्विंग डायनेस्टी को था, तो उन्होंने वहाँ पे करा था, जो टाइपिंग रेबेलियन हुआ था वहाँ पे उन्होंने करा था। तो हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। तो फिर इसका नोट्स मैं आपको दे दूँगी और नोट्स की वीडियो बना दूँगी, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे।
तो फिर लाइक करिए, ओके, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।